स्वागत है आप सभी का दी आयुर्वेदिक स्टूडेंट में। इस वीडियो में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं सन्निपातक ज्वर के बारे में। इससे पहले हम जो ज्वर का बेसिक इंट्रोडक्शन है ना उसको कवर कर चुके हैं, उसको ज़रूर देखिए। अगर आप फर्स्ट टाइम ज्वर का ये डायरेक्ट सन्निपातक ज्वर देख रहे हैं तो आपको जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको समझ नहीं आएगा, तो उसको देखिए सबसे पहले, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। और आप अगर ये नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से जाके आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब हम बात करते हैं डिटेल में सन्निपातक ज्वर के बारे में कि आखिर ये होता क्या है। सन्निपातक सभी को पता होगा जो थर्ड ईयर में है कि मतलब इसमें 3 दोषों का इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि जो दोष तीनों दोषों से मिलजुल के उत्पन्न होता है, जिसमें वात पित्त कफ तीनों दोषों का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, वो क्या होता है, वो सन्निपातक ज्वर कहा जाता है। अगर हम इसकी परिभाषा देखते हैं तो वो वही है कि जो ज्वर तीनों दोषों यानी कि वात पित्त कफ के एक साथ प्रकोप से उत्पन्न हो तथा उसमें तीनों दोषों के मिले जुले लक्षण भी उत्पन्न हो, उससे क्या कहते हैं, उसे सन्निपातक ज्वर कहते हैं। अब बात आती है इसकी संप्राप्ति या नॉर्मल लक्षण जो लिखने का जो है, अगर पूछता है तो उसके लिए आप ज्वर का जो बेसिक इंट्रोडक्शन का लेक्चर है वहाँ से आप उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें हम सिर्फ इसके बारे में ही पढ़ेंगे। अगर हम इसके कुछ विशिष्ट निदान की बात करें सन्निपातक ज्वर के, तो वो है कि गर्भपात, अगर किसी स्त्री का गर्भपात हो जाता है, अगर हम उसमें शीत उपचार उत्पन्न करें तो उस स्त्री को सन्निपातक ज्वर हो सकता है। साथ ही में चिंता, ईर्ष्या या कोई और मनोविकार है तो उससे भी सन्निपातक ज्वर हो सकता है। और भोजन, शयन, जागरण एवं नित्य कर्मों की विषमता, यानी कि जिसका कोई टाइम नहीं हो, विषमता इंक्लूड करना है, यानी कि इम्बैलेंस कह सकते हैं, जिसका कोई पर्टिकुलर एक टाइम ना हो उसे विषमता कहा जाता है। वो क्या है, भोजन करने का कोई टाइम नहीं हो, जिसका शयन करने का कोई टाइम नहीं हो, जिसके नित्य कर्मों का कोई पर्टिकुलर टाइम ना हो, तो उस इंडिविजुअल में सन्निपातक ज्वर हो सकता है। अब सन्निपातक ज्वर क्या है, एक दूसरी चिकित्सा है, यानी कि बड़ी मुश्किल से ठीक होने वाला है। आचार्य चरक ने इसे क्या है, इसे सबसे बड़ा दूसरी चिकित्सा कहा है। अब यहाँ पे अगर एमसीक्यू आता है कि दूसरी चिकित्सा किसके लिए कहा गया है, तो वो सन्निपातक ज्वर के लिए कहा गया है। अब यहाँ पे सन्निपातक ज्वर की कुछ मर्यादा है। अगर सन्निपातक ज्वर क्या है, वात प्रधान है, तो वो 7 दिन में या तो ठीक हो जाएगा या वो इंडिविजुअल जिसे ज्वर हो रहा है उसे मार डालता है। वहीं पे अगर पित्त प्रधान है तो वो क्या करेगा, 10वें दिन या तो ठीक हो जाएगा या वो इंडिविजुअल को मार डालेगा। वहीं पे क्या है, कफ प्रधान में 12वें दिन उतर जाता है या जो रोगी है उसे मार डालेगा। तो एक उसकी जो सन्निपातक ज्वर की मर्यादा है। अब हम बात करते हैं सन्निपातक ज्वर के भेद। देखिए सन्निपातक ज्वर के जो भेद हैं वो कितने होते हैं, 13। इसको ध्यान रखना कितने भेद है, कौन कौन से हैं। वातोलवण, क्या है, वातोलवण, पित्तोलवण, कफोलवण, और क्या है, अब एक क्या रहेगा आगे जो है ना, ये मिले जुले दिखाई देंगे। जैसे कि इसमें क्या है, वात और पित्त का इन्वॉल्व है तो कफ कैसा है, कफ मंद है। वहीं पे अगर वात और श्लेष्म लवण है तो क्या है, मंद पित्त। और तीसरा क्या है, बात और पित्त हो गया हमारा, बात और कफ हो गया। अब क्या बचा, पित्त और कफ लवण है तो क्या होगा, यानी कि 2 दोष तो इधर ही इन्वॉल्व हो गए, बचा कौन, बचा हमारा बात, तो वो क्या हो गया, मंद। वहीं पे यहाँ पे सबसे पहले क्या था, वात और पित्त का इन्वॉल्वमेंट हो गया था, तो कौन सा बचा हमारा कफ, तो वो क्या हो गया, मंद कफ। तो यही इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं अपने थोड़ा दिमाग लगा के, क्योंकि आप इसे याद करेंगे तो हो सकता है कई बार भूल सकते हैं। अब हम देखते हैं कौन सा है। अब आता है हीन के ऊपर। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, हीन वात। अगर हीन वात है तो 2 दोष कौन से बचे, ये बात के बाद पित्त और कफ बचा, तो एक क्या होगा, एक हमारा मध्य हो जाएगा, एक अधिक हो जाएगा। वही यहाँ पे लिखा है कि मध्य पित्त होगा और श्लेष्मा अधिक होगा, यानी कि कफ की अधिकता से उत्पन्न होगा। वहीं पे अगर हीन वात होगा तो दूसरा क्या होगा, अब यहाँ एक जगह हमने श्लेष्मा अधिक कर दी, अब यहाँ पे क्या करेंगे, उसे हम मध्य में ले आएंगे, और जो मध्य में था उसको क्या कर देंगे, उसको हम अधिक के अंदर लेके आ जाएंगे। तो इस तरह से हम इसे याद कर सकते हैं। वहीं पे अब आते हैं हम हीन पित्त। अगर पित्त यहाँ पे हमने ले लिया तो क्या बचेगा, तो कफ और वात बचेगा, तो एक में अधिक कर देना है, एक में कम कर देना। वहीं पे हमने मध्य कफ और वात अधिक। अब यहाँ पे क्या होगा, अब जो हमने जिसको मध्य लिया था वो क्या होगा, वो अधिक हो जाएगा, जिसको अधिक लिया था वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मध्य। और ये जो है ये सेम ही रहेगा। अब बात करते हैं हीन कफ की। हीन कफ में भी 2 हैं, तो कौन कौन से हैं, एक का हमारा बनेगा कि मध्य पित्त और क्या है, वात की अधिकता होगी। एक में हमारी मध्य वात होगा, एक में पित्त की अधिकता होगी। और एक तो हमारा वह लास्ट वाला है सम सर्व दोषो लवण, यानी कि इसमें सभी दोषों का मिलता जुलता इन्वॉल्वमेंट रहेगा। तो आपको याद करने का तरीका क्या है, याद करने का वही है कि एक तो हमारा वात, एक है वात पित्त और एक कफो लवण हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा कौन सा आएगा, दूसरा आएगा वात पित्त और क्या रहेगा, कफ मंद।
दूसरा हमारा क्या हो गया, वात पित्त का इन्वॉल्व हो गया। अब आया वात और कफ, वात कफ लवण कफो लवण। उसके बाद क्या बचा, वात कफ यानी कि पित्त की क्या हो जाएगा, मंद हो जाएगा। अब क्या बचा, अब ये दोनों हो गए, अब बचा हमारा कफ और पित्त। कफ और पित्त हुआ तो क्या रह गया, तो मंद वात आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप सबके ध्यान लगा के इसको आप 2-4 बार ध्यान से पढ़िए, तो आप सारे जो जितने इसके भेद हैं उसे आसानी से लिख पाएंगे। अब हम देखते हैं भेदों के लक्षण क्या हैं, जो अलग अलग हमने भेद पढ़े हैं उसके क्या लक्षण दिखाई देते हैं इंडिविजुअल में। अगर हम बात करते हैं बातो लवड़ की, बातो लवड़ सन्निपात ज्वर में जो लक्षण है वो क्या है, वो है संधियों, अस्थियों और सिर में क्या होगा, वेदना होगी। अब आपको पता है कि अगर कहीं बात की इन्वॉल्वमेंट है तो शरीर में पेन होता ही होता है, तो वही है कि संधि, अस्थि और सिर में वेदना होती है। वहीं शरीर में कैसा लगता है, इंडिविजुअल को भारीपन रहता है, सिर में चक्कर जैसा महसूस होता है, प्यास उसे अधिक लगती है, और क्या रहता है, कंठ और मुख का सूखना ये उसमें दिखाई देता है। वहीं पे अगर पित्तो लवड़ के लक्षण की बात करें तो क्या रहेगा, मल और मूत्र कैसा रहता है, उसे सा रक्त यानी रक्त उत्पन्न होता है। साथ ही में उसमें धा, स्वेद, प्यास, वल्काहाश और मूर्छा जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। अब वही है कि आप सोचेंगे कि हम इतने सारे लक्षण याद कैसे रहेंगे। देखिए, एक एटलीस्ट आपको ये पढ़ना तो पड़ेगा। अब मान लो पित्तो लवड़ आता है तो कोशिश कीजिए कि पित्त के जो लक्षण आपको कॉमन है वो याद लिख दीजिए, अगर आप कुछ भी नहीं ध्यान रख पा रहे हैं तो। वहीं पे कफो लवड़ की बात करें तो क्या है, कफ से क्या उत्पन्न होता है, शरीर में आलस्य, अरुचि, जी मिचलाना, दहा, वमन, तंद्रा, ये किसके हैं, कफो लवड़ सन्निपात ज्वर के लक्षण हैं। अब हम देखते हैं बात, पित्तो लवड़ और मंद कफज के, यानी कि बात और पित्त की इसमें अधिकता ज्यादा है, कफ कैसा है, मंद है। तो इसमें क्या है, सिर में चक्कर आना, प्यास, धा और शरीर में भारीपन होना और सिर में भयंकर पीड़ा, ये किसके लक्षण है, ये बात, पित्तो लवड़, मंद कफज के लक्षण है। वहीं पे हम देखते हैं कि वात, श्लेष्म लवड़ और मंद पित्त है यहाँ पे, तो क्या रहेगा, ज्वर के साथ शरीर में शीत लगना, अरुचि, तंद्रा, देह में पीड़ा और व्यथा होना, ये इसके लक्षण है। अब वहीं पे अगर हम बात करते हैं हमारा जो है कफ और पित्तो लवड़ और मंद वात, तो क्या है, इसमें रहेगा वमन, शरीर में शीत लगना यानी कि ठंड लगेगी शरीर में, बार बार दाह का होना, तृष्णा, मूर्छा जैसे लक्षण दिखाई देंगे। वहीं पे अब देखते हैं जो 3 दोषों का इन्वॉल्वमेंट है, कि एक हमारा है हीन है सब, यानी क्या कहते हैं, लोएस्ट है, एक मध्य है यानी कि मिडिल में, एक हाई में है। तो इसमें देखते हैं इसमें क्या है, श्लेष्मा की अधिकता है, तो क्या है इसमें क्या लक्षण दिखाई देगी, प्रतिशाय, वमन, आलस्य, तंद्रा, अरुचि, यानी कि इसमें क्या है, कफज लक्षण अधिक दिखाई देंगे, बाकी सभी लोअर ऑर्डर यानी कम मात्रा में दिखाई देंगे बाकी के लक्षण। वहीं पे देखते हैं हमारा, अब यहाँ पे क्या आया, हीन वात, मध्य कफ और पित्त की अधिकता, तो यहाँ पे पित्त अधिक वाले लक्षण दिखाई देंगे भाई, कि हल्दी के वर्ण का पीला मूत्र निकलना, आंखों में पीलापन, दाह, तृष्णा और भ्रम जैसे लक्षण इसमें दिखाई देंगे। समझ गए इस बात को, यानी कि जिस दोष की अधिकता है तो उससे मिलते जुलते लक्षण ही दिखाई देंगे अगर तीनों दोषों का इन्वॉल्वमेंट है तो। वहीं पे क्या है, हीन पित्त, मध्य कफ, वात अधिक। अब वात अधिक है यहाँ पे तो वैसे वात से जैसे सिरशूल, कंपन, श्वास, प्रलाप, अरुचि, अब ये वात से मिलते जुलते लक्षण है तो हमने वो लिख दिए। अब क्या रह गया, अब हमारा बचा कफ की अधिकता, फिर से आ गई। अब कफ की अधिकता में हमें क्या लिखेंगे, कफ अधिक, मध्यवात, शीत अधिक लगना, शरीर में भारीपन, तंद्रा, प्रलाप, शिरशूल जैसी समस्या दिखाई देगी इंडिविजुअल के अंदर। अब वहीं पे कोई आता है इंडिविजुअल हीन कफ, मध्य पित्त और वात अधिक। अगर वात अधिक है, मध्य पित्त है, तो हमें क्या दिखाई देगा, हमें दिखाई देगा श्वास, काश, मुख में शोष रहेगा, पाशार में अधिक पीड़ा उत्पन्न होगी। ये किसके लक्षण है, हीन कफ, मध्य पित्त और वात अधिक। अब आता है हमारा हीन कफ, मध्य वात और पित्त की अधिकता, तो क्या है, पतला शौच होना, अग्निमांद्य, तृष्णा, धा, अरुचि, ये इसमें लक्षण दिखाई देंगे। और लास्ट में है हमारा सम, शर्व, दोष लवण सन्निपात ज्वर, तो उसमें क्या है, पूर्व में बताए जा चुके मिलते जुलते यानी कि मिक्स लक्षण इसमें दिखाई देंगे। आप कोई कंफर्म लक्षण नहीं बता पाएंगे इंडिविजुअल में देख के कि ये क्या है, मंद, पित्त, वात, इस तरह के आप एक इंडिविजुअल को पहचान नहीं पाएंगे। अब हम देखते हैं कि सन्निपात ज्वर की चिकित्सा क्या है। अगर हम देखिए, सन्निपात ज्वर की चिकित्सा थोड़ा कठिन है। दूसरी चिकित्सा क्यों कहा, क्योंकि इसकी चिकित्सा करना कठिन है, इसीलिए तो चरक ने कहा है। अब सन्निपात ज्वर की जो है ना, 2 प्रकार का एक्चुअली होता है, एक तो होता है विषम सन्निपातज और एक ऐसा एक सम सन्निपात ज्वर होता है। तो दोनों की चिकित्सा में थोड़ा भेद है। सबसे पहले हम देखते हैं विषम सन्निपात ज्वर की चिकित्सा किस तरह से करते हैं। देखो इसमें क्या क्या रहता है, इसमें रहता वृद्ध, वृद्धितर और वृद्धितम, यानी कि वृद्ध क्या रहेगा, एक बड़ा, 1 इंक्रीमेंट, 2 इंक्रीमेंट, और वृद्धितम
तीन इंक्रीमेंट में हाई, हाईएस्ट और उससे भी ऊपर का मान के चलो ये, ठीक है। तो ये इस तरह से इसका डिपेंड करता है। अब देखते हैं इसको डिटेल में क्या है कि यह विषम रूप से बढ़े हुए दोषों से होता है, जैसे हीन, मध्य और अधिक में आपको बता चुका है कि लो, हाई और हाईएस्ट। और उसी तरह क्या है, वृद्ध, वृद्धितर और वृद्धितम दोष ज्वर को उत्पन्न करता है। तो इसमें क्या रहता है, एक दोष को हमें बढ़ाना है और वृद्धितर यानी कि जो सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ दोष है कौन सा, जो तीन तीन मतलब हाईएस्ट है, मान लो तीन थर्ड लेवल पे पहुंच गया, तो हमें उसे क्या करना है, उसे थोड़ा कम लेके आना है। उसे क्या करना है, उसे वृद्धितम दो दोषों को घटाना चाहिए। अब देखो, जैसे मान लो कैसे समझ सकते हैं इसको, समझ सकते हैं इससे एग्जाम्पल से। जैसे मान लो वात दोष है, अब यहाँ पे क्या है, वात अधिक है, पित्त मध्य है और कफ क्या है, कफ बिल्कुल हीन है। तो हम इसकी चिकित्सा कैसे करेंगे इस इंडिविजुअल की। अब इसकी चिकित्सा करने के लिए क्या रहेगा, हमें बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये बैलेंस कैसे होगा, अभी बैलेंस करने के लिए हमें क्या रहेगा, या तो हम बात को थोड़ा लो लेके आ जाए, यानी कि मध्य में लेके आ जाएं, तभी तो इसका हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, बात सामक चिकित्सा करेंगे, तो इससे बात सामक इधर चिकित्सा होगी और क्या करेंगे, इधर कफ को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। यानी कि अगर बात का समन होगा तो कफ का तो ऑटोमेटिक थोड़ी इसमें वृद्धि हो जाएगी। ये तो होता है ना कि बात के अगर अपोजिट हम चीजें खाते हैं, बात का जो लक्षण है रूक्ष वगैरह, रूक्ष है, ड्राइनेस, ये सब होता है ना, तो अगर हम उसके स्निग्ध भोजन का उपयोग करेंगे तो क्या रहेगा, कफ की वृद्धि हो जाती है। ये इसमें हमें वही करना है कि अगर वात अधिक है तो वात को बढ़ाएंगे तो कफ की वृद्धि हो जाएगी, तो तीनों चीजें क्या रहेंगी, बैलेंस में आ जाएंगी। इस बात को आप समझ गए, तो इसे यही यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर से एक बार पढ़ते हैं क्या है चिकित्सा। अगर ये सन्निपातक ज्वर कैसे होता है, सबसे पहले ये कि विषम रूप से बढ़े हुए दोषों से होता है, जैसे कि हीन, मध्य और अधिक, ठीक है। यानी कि वृद्ध, वृद्धितर और वृद्धतम दोष ज्वर को उत्पन्न करते हैं। एक दोष को बढ़ाना और वृद्धितर जो सबसे ज्यादा है और वृद्धितम दो दोषों को घटाना चाहिए। अब यहाँ पे कौन सा है वृद्धितर, यहाँ पे वृद्धितर ये है और वृद्धितम ये है, समझ गए। और ये क्या है, ये हमारा हीन है। अब इसका यही कह रहा है कि वृद्धितम है, वृद्धितर दो दोषों को घटाना है और इसको बढ़ाना है। तो अगर हम इसको घटा देंगे सिर्फ, तो ये अपने आप बढ़ जाएगा, तो तीनों चीजें क्या रहेंगी, बैलेंस होके हमें रोगी में आराम मिल जाएगा। तो यही है कि इसमें दोषों की उलवता के अनुसार चिकित्सा करनी चाहिए। जो दोषहीन हो उसे बढ़ाकर तथा जो बढ़ा हो उसे घटाकर दोषों को एक समान स्थिति में लाकर चिकित्सा करनी चाहिए। ये मैंने आपको एग्जाम्पल से बता दिया है, ठीक है। ये किस में करते हैं, ये करते हैं विषम सन्निपातक ज्वर में इस तरह की चिकित्सा की जाती है। यानी कि जो वृद्धितर है उसको, वृद्धितर और वृद्धितम को घटाना है और हीन वाले को बढ़ाने की हमें कोशिश करनी है। अब यहाँ पे आता है कि सम सन्निपातक ज्वर की चिकित्सा किस तरह होती है। सबसे पहले क्या होता है, कफ दोष प्रथम चिकित्सा। ये किसने मानी है, ये आचार्य चरक ने मानी है हमारे, कि कफ दोष प्रथम चिकित्सा, यानी कि कफ दोष की हमें सबसे पहले चिकित्सा करनी है। इसमें क्या है कि समवृद्ध दोषों से होने वाले सन्निपातक ज्वर में कफ स्थान पूर्वी चिकित्सा करनी चाहिए, अर्थात कफ दोष तथा ज्वर जनक स्थान आमाशय के अनुसार चिकित्सा करनी चाहिए। यानी कि दोष मतलब कोई भी दोष का अगर इन्वॉल्वमेंट हो, चाहे वात, पित्त या कफ, हमें उसमें सबसे पहले किसकी करनी है, कफ स्थान पूर्वी चिकित्सा करनी है। यानी कि कफ दोष की चिकित्सा और ज्वर जनक स्थान कहाँ होता है, आमाशय में ज्वर की उत्पन्न होता है, तो इन दोनों की मिला के हमें चिकित्सा करनी होती है इसमें, ठीक है। यही यहाँ पे कहा गया। साथ ही में आचार्य सुश्रुत जी का हमारा कुछ और भेद है। आचार्य सुश्रुत जी कहते हैं कि हमें पित्त स्थान पूर्वी चिकित्सा करनी है। तो इन चीज़ों का हमें इनमें दोनों का मतभेद है, लेकिन जो श्रेष्ठ चिकित्सा मानी है वो यही मानी है सन्निपातक ज्वर में कौन सी, कफ स्थान पूर्वी चिकित्सा को अधिक महत्व दिया गया है। वहीं पे सन्निपातक ज्वरों में चिकित्सा क्रम क्या है ये देख लेते हैं। ये कॉमन है, उससे ऊपर तो हमने पढ़ लिया कि चिकित्सा करनी किस तरह से है। इसमें हमें करनी है कि शम त्रिदोष सन्निपात ज्वर में सबसे पहले आम तथा कफ के संबंध विकारों को दूर करें। इसमें इसकी कफ और आम का संबंध जो है, ये कैसे ये विकार दूर होते हैं, ये आम का पाचन करा देंगे। यानी कि अगर लंघन कराएंगे तो क्या रहेगा, आम का पाचन हो जाएगा। बालू का श्वेत करा सकते हैं, इसमें नस्य दे सकते हैं, निष्ठीवन, अवलेह, अंजन आदि का प्रयोग कर सकते हैं किसमें, सन्निपातक ज्वर में। इस बात को आप समझे। लंघन कर कितने दिन करना ये भी लिखा। अगर वातज ज्वर है तो 3 दिन, पित्तज में 5 दिन और कफज में 10 दिन के लिए लंघन कहा गया है। अब सन्निपातक ज्वर में निषेध क्या क्या है। सन्निपातक ज्वर में कांपते हुए तथा प्रलाप करते हुए सन्निपातक ज्वर के रोगी में को हमें घृत अथवा मांस आदि ब्रहण द्रव्य नहीं देने चाहिए। क्या नहीं देना है हमें ऐसे रोगी में जिसका कांपता हुआ हो, प्रलाप करता हुआ, उसे घृत और मांस जैसी चीजें नहीं देनी है। साथ ही में शीतल जल भी उस इंडिविजुअल को नहीं देना है। अब आते हैं इसका आदर्श व्यवस्था पत्र।
ये मैंने आपको बताया कि अगर आपको याद होगा तो ये आप अपने आप भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आशा करता हूँ कि आपको लगभग 5-6 औषधियाँ याद हो गई होंगी। तो इसमें सबसे पहले भोजन से पूर्व हम क्या दे सकते हैं रोगी को? कस्तूरी भैरव रस 125 mg, मुक्ता सुक्ति भस्म 250 mg, संजीवनी बटी 1 बटी देनी है, प्रातः साय दिन में 2 बार मधु के साथ। और भोजन के बाद क्या देना है? अष्टाद शांग क्वाथ देना है 20 ml, समान भाग जल में, ये भी प्रातः साय यानी कि भोजन करने के बाद दिन में 2 बार। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि भाई चिकित्सा कैसे करते हैं, एक बार फिर समझ लीजिए। विषम सन्निपातक ज्वर की वृद्धतम और क्या है, हीन दोष के अनुसार चिकित्सा होती है, यानी कि लो, हाई और एक क्या है, हाईएस्ट। ठीक है, अब मान लो हमारा कफत जो बातक ज्वर है वो कैसा है, वो हाईएस्ट है। पित्तज ज्वर हमारा कैसा है, हाई यानी कि मीडियम है। लो मीडियम हाई, ये इस तरह से भी कर सकते हो आप, या लो हाई हाईएस्ट, इस तरह से इसको भी चला सकते हो। और लो कैसे, कौन सा हमारा, कफ। अब अगर हाईएस्ट वाले को हम थोड़ा नॉर्मल ले आए, मीडियम पे लेके आ जाएं, तो क्या रहेगा, कफ की वृद्धि हो जाएगी, तो तीनों का समान हो जाएगा ना, तो क्या रहता है, तो उसकी चिकित्सा हो जाएगी। समझ गए? एक बार इसको और पढ़िए नोट्स को, तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि चिकित्सा करते किस तरह से इनकी। साथ ही में इसका एक चिकित्सा सूत्र भी है, वो है वर्धने एक दोषस्य क्षणे उच्छित्तस्य वा कफ स्थान पूर्व्या व सन्निपाताति ज्वर जायते। समझ गए? इसको अगर आप याद कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। ये है समसन्निपातक ज्वर की चिकित्सा, इस तरह से बताई गई है कि कफ स्थान पूर्वी चिकित्सा करनी है। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं और मेरे से पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको दोबारा आपको समझा सकूं अच्छी तरह से। ठीक है, साथ ही में नोट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसी मोर एनसीआईएसएम वीडियोस के लिए हम पूरा जो प्लेलिस्ट तैयार करने वाले हैं एनसीआईएसएम के अकॉर्डिंग काय चिकित्सा की, अगली वीडियो में सिलेबस के अनुसार जो आगंतुक ज्वर है हम उसको कवर करेंगे विद चिकित्सा के साथ कि हम उसमें क्या दे सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको और बताना चाहूँगा कि आप प्लीज़ जो है ना 8-10 औषधियाँ याद कीजिए जो ज्वरनाशक हों, तो इससे आप ज्वर के जितने भी आगे हम ज्वर पढ़ने वाले हैं, चाहे वो संक्रामक ज्वर हो, उनमें उसका उपयोग कर सकते हैं और व्यवस्था पत्र अपने आप लिख सकते हैं।